सभी को नमस्कार। हम लोग 11 जनवरी 2022 का PYQ कर रहे हैं। जहां तक कर लिए थे अब उससे आगे का सवाल देखते हैं। चलिए, सवाल कहता है कि एक ट्रक 2.1/2 यानी कि 2 और आधा 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? एक समय और दूरी दिया हुआ है, दूसरा आपको दूरी दे दिया है, समय पूछता है। यानी कि इसको हम एक ही नियम से बना लेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि समय कितना लेता है? समय लेता है 2.1/2 घंटे। दिया हुआ मिश्रित भिन्न में, इसको बदल लीजिए विषम भिन्न में। दोनों गुना होता है, 2 दूनी 4, 1 5/2 घंटे हो गया इसका अर्थ। या इसी को आप दशमलव बदल लीजिएगा, 2 से 5 में जब भाग दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। यानी इसको आप चाहें तो 2.5 घंटे भी आप लिख सकते हैं। या इसी को आप चाहें कि 5/2 को हम बदले मिनट में, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 में गुना कर दीजिए 2/5 से। 2 से 30 पंचे यानी कि 150 मिनट हो जाता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लिए। दूसरा है इतने समय में कितनी दूरी तय करता है? इतने समय में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अगला अब आपको क्या किया है, दूरी ही दे दिया है 80 किलोमीटर और पूछ रहा है कि समय कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर हम बाद में जाएंगे। पहले यहां देखिए, समय और दूरी दिया हुआ है, यहां दूरी दिया हुआ, समय पूछता है। तो यहां पर हम लिखेंगे समय को बाद में, क्योंकि हमको समय ही निकालना है। तो इसको लिखेंगे, चूंकि पहले इस पर बनाते हैं, तो समय निकालना, समय बाद में लिखेंगे, दूरी पहले। 120 किलोमीटर जाती है, 120 किलोमीटर जाती है ट्रेन 5/2 घंटे में, 5/2 घंटे में। इसीलिए यदि 1 किलोमीटर जाती तो 120 से कम होता है ना, ये घट रहा है, इससे भाग हो जाएगा। 5/2 है ही, भाग नीचे में होता है, तो यहाँ 120 होगा। और यहाँ पर चिन्ह जो है कुछ नहीं है, तो गुना का चिन्ह हो जाता है, नीचे में आके गुना हो जाता है। इसीलिए कितना में? 80 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर में। तो 1 से अब बढ़ रहा है। जब 120 से घट के 1 हुए थे तो इससे भाग हो गया था, इस बार 1 से बढ़ के 80 हो रहा है, तो इससे गुना हो जाएगा। ठीक है ना? 5/2 गुना 120 तो है ही, यहां बढ़ के आया है तो 80 से गुना हो जाएगा। इतना घंटे लगेंगे। देखिए, 2 एकम 2, 40 दूनी 80, दोनों 2 से विभाजित हो गया, 0 से 0 विभाजित हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 5/3 घंटे। यहां आ गया आपको 5/3 घंटे। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 का 5/3, इसको बदल दिए मिनट में, 3 एकम 3, 20 तिया 60 का मतलब गुना होता है। 20 पंचे 100 मिनट आपका आंसर आ गया। 100 मिनट का अर्थ होता है, 100 मिनट का क्या अर्थ होता है कि आप जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 60 निकाले 1 घंटा हो गया, 40 बच गया, 40 मिनट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। आप इस पर निकाले। अब हम यदि इस पर निकालें तो कैसे होगा? फिर वही लिखिए, चूंकि 120 किलोमीटर जाती है कितना देर में? 2.5 लेते हैं, 2.5 घंटे में। इसीलिए 1 किलोमीटर घट रहा है 1 किलोमीटर जाने में, तो 2.5 इससे भाग हो जाएगा 120 घंटे में। इसीलिए कितना में? 80 किलोमीटर में। इस बार बढ़ रहे हैं तो गुना हो जाएगा, 2.5/120 गुना हो जाएगा 80। दशमलव उड़ता है तो 1 पर जितना अंक उतना शून्य बैठ जाता है, इस शून्य से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 पर 0 30। अब देखिए 25 और 30 बचा हुआ है, तो 5 ये 25, 5 6 के 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 5/3 घंटे बच गया, 5/3 घंटे। इसको बदलना है मिनट में, तो 60 मिनट घंटा होता है, तो 60 का 5/3, फिर वही 20 पंचे 100 मिनट आ जाता है। मतलब वही 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है। ये हम इस पर निकाल दिए। इस पर निकालते हैं मिनट पर। ये दूसरी विधि समझ लीजिए, ये थर्ड मेथड समझ लीजिए। 150 मिनट में लिखेंगे, चूंकि 120 किलोमीटर
150 मिनट में, 150 मिनट में। इसीलिए 1 किलोमीटर घट रहा है तो 150/120, यहां मिनट लिखा है, मिनट लिखिए। इसीलिए कितना में, 80 किलोमीटर में ना, 80 किलोमीटर में, तो यहाँ बढ़ रहा है तो इससे गुना हो जाएगा, 150/120 और गुना 80। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिनट। देखिए यहाँ पे 40 दूनी 80 है, 40 तिया 120, 3 एकम 3, 50 तिया 150, 50 गुना 2 यानी कि 100 मिनट। आप कैसे हो निकालिएगा तो 100 मिनट ही आएगा। इसका अर्थ क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर 3 तरीका से हम निकाले, तीनों ही तरीका से बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां समय मांग रहा था इसीलिए हम समय को बाद में लिखे। यदि ये दे के यहां समय दे देता, 80 के बदले समय दे देता, तब इसको उल्टा लिखते कि 5/2 घंटे में 120 मिनट। कंफ्यूजन में मत रहिए, जो मांगा जा रहा है उसको बाद में लिखा जाता है। समय मांग रहा है, समय लगेगा तो इसमें समय को बाद में लिखे, हर जगह वही किए। यहाँ भिन्न में बना है, यहाँ दशमलव में बना है, यहाँ पर मिनट में बदल के बना है। तीनों ही तरीका से सेम आंसर आया। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है। लिली के फूलों की संख्या आधी मतलब 1/2 है, 1/2 भाग है। और बचे हुए आर्किड हैं, यानी इस गुलदस्ता में 3 तरह के फूल हैं, ठीक है ना। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल हैं। गुलाब की संख्या भी दे दिया है और गुलाब का भिन्न भी दे दिया है, इसी से हमको कुल संख्या आ जाएगा। गुलदस्ते में आर्किड कितने फूल हैं, चलिए यहां देखिए कुल फूल कितना दिया हुआ है, जिसका 1/5 भाग 8 होगा, तो कुल दिया हुआ नहीं है, तो कुल को x मान लेते हैं। माना कि गुलदस्ते में कुल फूलों की संख्या, माना कि गुलदस्ते में कुल फूलों की संख्या, कुल फूलों की संख्या x है। गुलाब का भाग, गुलाब है, लिली है और आर्किड है, यही तीनों फूल है। गुलाब का भाग 1/5 है, लिली का भाग आधी है यानी 1/2 है, और आर्किड जो है बचा हुआ सब आर्किड है। तो संपूर्ण भाग को हम लोग 1 मानते हैं, संपूर्ण भाग को 1 मानते हैं, उसमें से घट जाएगा, ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 1/5 जोड़ 1/2, दोनों को ब्रैकेट में जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे तो आर्किड का आ जाएगा। ये हो गया 1 घटाओ, दोनों को जोड़िए, भिन्न का जोड़, 2 और 5 का लघुत्तम 10 होगा, तो 5 दूनी 10, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10, 1 पंचे 5, यानी ये हो गया 1 घटाओ 5 2 7/10, यानी इसको आप फिर से बाहर निकालिएगा, 1 घटाओ 7/10, तो यहाँ नहीं पूछते 1, यहाँ हो गया 10, 1 दहे 10 घटाओ 7, यानी 3/10 भाग है आर्किड का भाग। चलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये तो हो गया भिन्न में दिया हुआ है। कहता है यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलाब का फूल का संख्या भी दिया हुआ है और गुलाब के फूल का भाग भी दिया हुआ है, इसी दोनों से हमको जो है कुल फूल का संख्या आ जाएगा। यहां देखिए लिखेंगे x का यानी कुल फूल का, यानी x का 1/5, x का 1/5 यानी गुलाब का फूल, कुल का 1/5 यानी गुलाब का भाग कितना है 8, समझ गए। कुल फूल का 1/5 भाग कर दिए और 8 कह रहा है कि गुलाब 8 है, 8 इसकी संख्या डाल दी, कुल का 1/5 8 होगा। यहाँ x है, का अर्थ होता है गुना, 1/5 इधर 8 दिया हुआ है, हमको x का मान चाहिए माफ कीजिएगा, x का मान चाहिए यानी कुल फूलों की संख्या, तो x को हम रखेंगे, इधर जो भी गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, जो भाग में हुआ के गुना हो जाएगा, पक्षांतर में ऐसा ही होता है। यहाँ 5 भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 8 पंचे 40/1, यानी x का मान कितना आ गया, बट्टे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में 1 से तो 40, कुल फूल कितना हो गया, अतः x का मान आ गया, यानी कुल फूल कितना है, कुल फूल कितना है 40 आ गया हमको,
किससे? गुलाब के भाग और गुलाब के संख्या से। 40 आ गया। अब किसका निकालना है? आर्किड का ना, आर्किड का पूछ रहा है। आर्किड का भाग, आर्किड का भाग कितना हो जाएगा? x का 3/10, x का 3/10 है ये आर्किड का। आर्किड का, आर्किड फूलों की संख्या, आर्किड फूलों की संख्या, आर्किड फूलों की संख्या कितना? तो कुल फूल यानी x का कितना? 3/10 भाग, 3/10 भाग। x का मान कितना आया हमको? कुल फूल 40, 40 x से बदले 40 लिख देंगे। का मतलब गुना 3/10, शून्य से शून्य कैंसिल, 4 तिया 12/1 यानी कि 12 आंसर हो गया। आर्किड का फूल कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहीं पर लिली पूछता तो लिखते x का 1/2 भाग, x था 40 तो उसका आधा 20 हो जाता। लिली 20, ध्यान दीजिए यहां निकल गया। लिली 20 है, गुलाब का 8 है, आर्किड का 12 है। देख लीजिए जोड़ के 40 आ जाएगा। वो 40 हम कहां से प्राप्त किए थे? तो कुल का 1/5 भाग, यानी गुलाब का 1/5 भाग भी दिया हुआ था और गुलाब के फूल की संख्या भी दिया हुआ था। इसलिए हमने कहा था x का 1/5 बराबर 8। इस तरीका से हमको x का मान आ गया, यानी कुल फूल का मान आ गया। अतः कुल यहां नहीं लिखा था, कुल फूलों की संख्या x बराबर 40 है ना। तब यहां से यहां हम लोग चले आए। आर्किड का पूछा था, आर्किड का हम लोग भाग पहले ही निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे? संपूर्ण भाग को 1 माना जाता है। 1 मतलब संपूर्ण भाग, इसमें से माइनस कर दिए। किसको? 3 गो था, ये दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दिए। दोनों को जोड़े ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस से डरिए, इसको ये सब का चिन्ह बदल देता है। जोड़े तो ये हो गया भिन्न के जोड़ में 7/10, 1 में से घटाए, यहाँ को 1 दिए, 1 दशमलव 10 हुआ, 1 10 10 में 7 के 3/10। तो यानी कि x का, यानी कुल फूल का 3/10 भाग था। x का मान हमको यहाँ से प्राप्त हो गया था 40 का 3/10, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 4 से 12/1 12 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 3 बराबर 2 जोड़ 1 का स्क्वायर, 7 बराबर 3 जोड़ 2 का स्क्वायर, 16 बराबर 7 जोड़ 3 का स्क्वायर। इस उपरोक्त स्वरूप को देखिए तथा अगला पद पहचानिए। कहता है 2 3 7 16 32 57, अगला पद क्या होगा? ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है, बहुत ही आसान है, आप चिंता ना करें, एक बार में आप समझ जाएंगे। हमको 3 प्राप्त करना था, यहाँ 3 है ना, हमको 3 प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? 3। तो क्या सब किए? 2 + 1 का स्क्वायर किए। तो 2 यहां पर खोजिए, तो 2 यहां ठीक पहले का पद 2 है, 2 यहां ठीक पहले का पद है 2, ठीक है ना। और उसके बाद 1 है, तो ये पद कौन सा है? ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, हमको सातवां निकालना है। तो हमको जब 3 प्राप्त करना था, 3 प्राप्त करना था, तो इससे ठीक पहले वाले का स्क्वायर कर दिया गया है। पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, सॉरी पहला वाला लिख दिया गया, माफ कीजिएगा। हमको 3 प्राप्त करना था, तो इससे पहला वाला पद लिख दिया गया, प्लस 1 का स्क्वायर किया गया। 1 का स्क्वायर का अर्थ हो गया कि दूसरा पद था ना, उसमें से 1 माइनस करके स्क्वायर कर दिया, यानी 2 + 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर। यही पैटर्न यहां पर लगाया। अब देखिए 7 कैसे प्राप्त किया गया? 7, तो 7 कहां? यहाँ तीसरा पद है, तो 7 प्राप्त करने के लिए क्या किया? ठीक पहले का पद, ठीक एक पहले का पद 3 प्लस, ठीक एक पहले का पद 3 प्लस, ये किस स्थान पर है? पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर है, तो उसमें से 1 कम कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। इस तरीका से 3 + 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर। देखिए वही काम किया है ना। 16 पर देखिए क्या किया है। 16 जब इसको प्राप्त करना था, 16 जब इसको प्राप्त करना था, तो ठीक पहले का पद यानी कि 7 ले लिया, और 16 है चौथा स्थान पे, तो इसमें से 1 कम कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 7 + 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर। देखिए वही चीज किया है कि नहीं किया है? मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो भी पद प्राप्त करना था इसको, जो भी पद प्राप्त करना था इसको, जो भी पद प्राप्त करना था, वो क्या किया? पूर्व का पद दे दिया, पूर्व का पद दे दिया, पूर्व का पद दे दिया, और उसके बाद स्थान में से 1 माइनस कर दिया। जो भी स्थान था उनमें से 1 माइनस कर दिया, यानी कि स्थान यानी संख्या लिख दीजिए,
n नंबर, एक कम करके वहां पद पर स्क्वायर कर दिया, इस पर स्क्वायर कर दिया। इस तरीका से समझिए कि ये पैटर्न बनाया। तो हमको कौन सा पद चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7वां पद चाहिए। यहां पर चाहिए तो इससे ठीक पहले का संख्या कितना हो जाएगा, 57 प्लस किस स्थान का निकाल रहे हैं, 7 का ना, तो 7 में से एक कम करके स्क्वायर कर दीजिए। तो 57 प्लस 7 में से एक गया 6 का स्क्वायर, यानी 57 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 2 बार, 57 प्लस 6 के 36, जोड़ दीजिए इसको, 7 6 13 के 3 हासिल 1 5 3 8 1 9 93 आता है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। समझ लीजिए, किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए पूर्व पद में जिस स्थान पर था उसमें से एक कम का स्क्वायर करके जोड़ दिया था, ठीक है ना। इस तरीका से आपका ये 93 आंसर आया। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मानो एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। यदि रद्दी कागज होता है तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, कितना मूल्य है। रद्दी कागज 12 रुपए, अखबार 14 रुपए, लोहा 27 रुपए 50 पैसे, पीतल 225 रुपए और प्लास्टिक 38 रुपए किलो खरीदता है। यदि वह 5 किलोग्राम लोहा जो है वो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम प्लास्टिक जो है 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम रद्दी कागज जो है वो 50 किलोग्राम, 22 किलोग्राम अखबार जो है वो 22 किलोग्राम और 2 किलोग्राम पीतल जो है वो 2 केजी जमा करता है, तो कितने रुपए अदा किया होगा वो। जब मान लीजिए इतना सामान, इतना केजी कोई दिया या फिर वो जमा किया, तो कितने रुपए हो वो अदा किए होंगे, अगला को दिए होंगे जिनसे ये कबाड़ी जमा किए हैं। तो हम यहीं पे सवाल को हल कर देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं वजन लिख देते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं कीमत, ठीक है, यहीं पे सरल कर देते हैं। तो 50 रुपए के दर से 12 किलो लिया, 50 रुपए के दर से 12 किलो, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, यानी 600 रुपये। दोनों गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, इस पर वो शून्य बैठ गया। 22 रुपए के दर से 14 किलो, तो 22 गुना 14 कर दीजिए, 14 गुना 22, 22 गुना 14 एक ही होता है, 14 दूनी 28, यानी कि ये हो गया आपको 308 रुपये, 308 रुपये। 5 के जी यहां गुना कर दीजिए, 27.50 गुना करना है 5 से, 25 का 5 हासिल 1, 35 से 36 के 6 हासिल 3, 5 10 3 13 और 2 अंक के बाद उसमें दे दीजिए, यानी ये हो गया आपको 136 रुपया। 25 का हासिल 2 बच गया था ना, 25 हासिल 2, 137 रुपया 50 पैसा, 137 रुपया 50 पैसा इनका हो गया। 2 के जी 2 से गुना कर दीजिए, 225 दूनी 450 रुपए, 450 रुपए। 10 के जी 38 दें, 38 गुना 1 38, एक शून्य से बढ़ जाएगा 380 रुपये। अब कुल कितना देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पैसा सिर्फ एक ही में है ना, पैसा जो है सिर्फ एक ही में दिया हुआ और किसी में पैसा नहीं है, तो ये अलग लिख दीजिए। यहाँ देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुल राशि, क्या लिख देते हैं, कुल राशि। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के अंतिम दशमलव छिपा रहा, दशमलव देखिए 0 दे सकते हैं, यहाँ पे ये पैसे हैं, नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं है। ये यहाँ 50 पैसे एक्स्ट्रा इधर, तो 50 इधर हो गया। इधर देखिए 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0, 8 7 15 का 5, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 5 13 3 16, 16 और हासिल 1 17 का 7 हासिल 1, 4 3 7 1 8 3 11, 11 6 17 और हासिल 1 18, 1875 रुपए 50 पैसे। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्या किए हम लोग, 1 केजी का जो प्राइस था, जितना केजी लिया दोनों गुना करके यहां लिख दिए और अंतिम में सबको जोड़ दिए, ठीक है ना।
इस तरीका से आपका 1875 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं के बारे में आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं असंयुक्त संख्या, है ना, या इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या। इसी का एक अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है कि वह संख्या जो स्वयं वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो, किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यही होता है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब जितना खुद वो संख्या है, स्वयं मतलब खुद वो संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावे किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वो कहलाता है आपको अभाज्य संख्या। जैसे 5 है, ये 1 से विभाजित होगा और 5 से ही होगा, बीच में किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि 2 के अलावे किसी तीसरा से विभाजित हो जाता है, वो 2 कौन कौन, एक तो एक स्वयं संख्या। इस 2 के अलावे यदि तीसरा किसी से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या हो जाता है ना। चलिए अब हमको ये खोजना है कि वो कौन कौन सी संख्या है जो एक और खुद वो संख्या जितना है इसके अलावे किसी और से विभाजित नहीं होता है, वो कहलाता है आपको अभाज्य संख्या। एक चीज को और हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या को कि जिनका सिर्फ 2 अपवर्तक हो, जिनका सिर्फ 2 और मात्र 2 अपवर्तक या इसी को बोलते हैं गुणनखंड, अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। वह संख्या जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक या गुणनखंड हो, कौन कौन, एक अपवर्तक एक खुद वो संख्या, ये संख्या कहलाता है आपको अभाज्य संख्या। अब आपको देखना है कि कहां पर सबसे कम है, किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। तो आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशन में क्या कीजिए, 20 से 40 तक लिख लीजिए। 20, 21 एक है, एक नंबर में 20, 21, 22 से आप 40 तक लिख लीजिए, फिर 30 से 50, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 लिख लेते हैं। चलिए हमने 20 से 40 तक का सारा संख्या लिख लिया, 40 से 50, 30 से 50 का भी, 40 से 60 का और 60 से 80 का। परीक्षा में आपको इतना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है 20 अभाज्य है, 21 3 से कटेगा, 20 भाज्य है, 21 3 से कटेगा, ये भी भाज्य है, 22 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी भाज्य है, 23 किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 23 जो है आपको अभाज्य है। फिर 24 8 से कट जाएगा, 25 5 से, ये 13 से, ये 9 से, 28 भी 14 से, एक ये 29 किसी से नहीं कटेगा, 2, ठीक है। आगे देखेंगे 30 हो जाएगा 3 से, 31 30 31, चलिए 32 भी 8 से हो जाएगा, 33 भी 11 से हो जाएगा, 34 भी 17 से हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा, 5 से 7 से 2 से हो जाएगा, 36 6 से हो जाएगा, 37 किसी से नहीं होगा, 38 19 से हो जाएगा, 39 3 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 20 यानी 40 तो आपको भाजी है। कितना मिला, 1 2 3 4, इसके बीच 4 अभाज्य संख्या है। फिर हम लोग क्या करें, मणिमन 30 3 से हो जाएगा, 31 किसी से नहीं होगा, तो 31 37 यहाँ तक हम देखे हैं, 31 37 तुरंत आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो जाएगा। 41 किसी से विभाजित नहीं होगा, इसको 42 तो 21 से हो जाएगा, 43 किसी से नहीं होगा, 44 22 से हो जाएगा, 22 में 44, 45 9 से हो जाएगा, 23 से 46 हो जाएगा, फिर देखेंगे तो 47, ठीक है। 31 37 41 43 47, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ गया, 31 37 41 43 47 5, इसमें 5 आ गया, यहाँ 23 29 31 37 4 आया। अब इसमें देखेंगे 40 विभाजित हो जाएगा, 41 43 तो नहीं होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया, ये सिर्फ 1 और 41 से ही विभाजित होगा। उसके बाद 44 45 46 भी हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 48 49 7 49 होता है, 10 50 50 होता है ना, 13 7 51, ये भी नहीं होगा, 52 26 52,
ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 53, 53 हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या। 54 27 से हो जाएगा, 55 11 से हो जाएगा, है ना। इस तरीका से देखिए 56 भी हो जाएगा, 57 58 59, 9 5 कितना होता है 14, ये 3 से नहीं होगा, ये एक ये हो जाएगा। 1 2 3 यानी 41 43 47 53 59, यानी इसमें भी 5 आ गया। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 5, इसमें देखते हैं 60 60 30 से हो जाएगा, 61 किसी से नहीं होगा, 62 31 से हो जाएगा, 63 21 से हो जाएगा, 38 64 53 65 61 66, यहाँ पे 67 एक हो जाएगा, 68 34 दूना 68 69 23 69 होता है ना। ये भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 हो जाएगा एक, 72 तो नहीं होगा, 9 72 होता है ना। तो 61 67 71 72 तो हो जाएगा, फिर 73 किसी से विभाजित नहीं होगा, 73 74 तो हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, 77 11 से हो जाएगा, 78 का भी आधा हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 79 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 80 तो भाज्य ही है। यहाँ पे 1 61, दूसरा 67, तीसरा 71, चौथा 73, पांचवा 79, यानी यहाँ 5 गो। यानी कि हम देखें तो इस समूह में 4, इस समूह में 5, यहाँ 5 यहाँ 5 कह रहा है सबसे कम, तो इसी समूह में कम 4 है, यानी कि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से इसका सबसे उत्तम सन्निकरण, सन्निकरण मतलब सन्निकट मान, सन्निकट मान कौन सा उत्तम है। तो देखिए हम प्रत्येक का सन्निकरण कर लेंगे। 9.2 का सन्निकटित मान, सन्निकटित मान, 4.9 का सन्निकटित मान, 3.1 का सन्निकटित मान, 5.06 का सन्निकटित मान, 2.84 का सन्निकटित मान। सन्निकट का मान हुआ कि लगभग किसके नजदीक है, सन्निकट किसके निकट है, वो पूरा पूरी 9.2 है, तो ये 9.2 है, तो 9 और 10 किसके सन्निकट है उसको ले लेना है, वही सन्निकट मान हुआ। सन्निकट को मान को लेते समय एक चीज खाली ख्याल रखिएगा, 10 अंक को 5 भाग में बांट दीजिए, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर लिखिए 5 6 7 8 9, देखिए 5 5 हमने बांट दिया है। यदि इनमें से कोई हो तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, और बाद वाला शून्य कर देंगे। यदि इसमें से कोई हो तो ठीक आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, ठीक आगे में 1 जोड़ देंगे, बस इतना खाली याद रखिए। 0 से 4 तक, 5 से 9 तक कौन संख्या आता है उसका ध्यान रखना है। हमको 9 का सन्निकट करना है, 9.2 है, तो यहाँ पर 2 है तो इसमें से आता है, यानी कोई बदलाव नहीं करना है, यानी ये जो है 9 के बिल्कुल निकट है। यानी इसका अर्थ 9 टका 20 पैसा जो है ना, 9 20 पैसा, 9.2 है ना, मान यहाँ शून्य, तो 9 रुपया 20 पैसा, ये 9 और 10, 9 और 10, यहाँ आने के लिए इसको 20 पैसा कम होना होगा, यहाँ जाने के लिए 80 पैसा भरना होगा। तो नजदीक में कौन है, 9 है, तो 9 हो गया। कैसे समझे हम लोग, 9.2 था, 2 देखे हम, यानी 5 से कम है, यानी कि पहला वाला ग्रुप में से है, कोई बदलाव नहीं, 9 हो जाएगा। अगला में देखिए 4.9 था, तो दशमलव के बाद हमको यहाँ राउंड अप करना, यहाँ 9 था, इस समूह में से था, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी 4 जोड़ 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 4.9 यानी 4 रुपया 90 पैसा है। ये 4 और 5 के बीच का बात है, तो 4 टका 90 पैसा है, तो 4 आने के लिए 90 पैसा कम होना होगा, और 5 पे जाने के लिए मात्र 10 पैसा भरना होगा। नजदीक कौन है, 5, इसीलिए बोले कि दशमलव के बाद जब इस समूह का है तो 1 बढ़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये 3.1 है, तो दशमलव बाद 1 है, यानी 3.1, यानी शून्य दे दीजिए, 3 रुपया 10 पैसा है, ये 3 और 4 के बीच का बात है। यहाँ आने के लिए इसको 10 पैसा कम होना होगा, वहां जाने के लिए 9 पैसा बढ़ना होगा, तो कौन नजदीक है, 3 नजदीक है। ऐसा हो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 है, तो इस समूह का है, कोई बदलाव नहीं, सिर्फ 3 ले लेंगे। दशमलव के बाद यहाँ 0 है, इस समूह का है, कोई बदलाव नहीं, 5 ले लेंगे। दशमलव के बाद 8 है, इस समूह का है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 2 1
3 हो जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान से 9.2 का सन्निकट निकाले, कितना निकला 9 गुना 4.9 था, इसका कितना निकला 5, इसका कितना निकला 3 बटे 5 का निकला 5 गुना इसका कितना निकला 3। यही इसका सबसे बेहतर सन्निकट मान है, ठीक है ना। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 9 5 3 3 यहां दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां कहता है निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है ना। ये दिया हुआ है एक दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। पहले काम कीजिए, हम लोग संख्या जो लिखते हैं उसको से लिख दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इस तरीका से लिखते हैं। तो 3 के बाद कोमा होता है, यहां लिख दीजिए, ऐसे बना ही लीजिए आप, अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखिए इकाई 2, 4, 8, 2, 5, 6, ये ए है। बी में कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। सी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। डी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, जो जिसका अंक था हमने बना लिया। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। इसका आधा यहाँ पर 2 का आधा 4 नहीं है, 8 का आधा 3 नहीं है, 8 का आधा 2 नहीं है, 2 का आधा 1 है, यानी कि 1 का डी सही है। 1 का जो है सो 1 का जो है हम लोगों ने डी फाइंड आउट किया, 1 का डी फाइंड आउट। अब कहता है इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3, लाख के अंक का 2/3, लाख के अंक का 2/3 इकाई का अंक, लाख का 2/3 इकाई का अंक। तो 6 का 2/3 कितना हो जाएगा 4 है, यहाँ पे नहीं है। इसका 2/3 16/3, ये भी नहीं। इसका 2/3 6 का 2/3 2/3, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, हाँ यहाँ है। लाख के अंक का 2/3 इकाई का अंक है। इकाई का अंक यानी ये वाला अंक जो है लाख के अंक का 2/3, तो लाख के अंक का जब हम 2/3 2/3 से गुना किए तो 2 दूनी 4 यहां पर आ गया है। यानी इसका 3 का सी। देखिए 1 का हम लोगों ने डी खोजा, अभी 2 का हम लोगों ने सी खोजा है, 2 का हम लोगों ने सी खोजा है, और 3 और 4 का खोजना है, 3 और 4 का खोजना है। यहां कहता है सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दुगुना, 4 दूनी 8, यही है, 3 3 2 3, हाँ यही है। सैकड़े का अंक जो है दहाई के अंक का दुगुना है, तो 4 दूनी 8, यानी कि 3 का ए मिल गया हमको, ठीक है। 4 में देखिए 1000 का अंक इकाई और दहाई के अंकों का योग है। इकाई और दहाई को जोड़ेंगे, इकाई और दहाई को जोड़ेंगे, हजारवां पुर जाना चाहिए। 1000 वाला ये पद है, इकाई दहाई ये, तो 4 2 6 नहीं है, 5 3 8 ये है, 5 3 8 ये है, यानी कि ये हो गया आपको बी। यहां पर देखिए 5 3 8 यहां है, 4 2 6 है, 2 1 3 नहीं है, यही होगा 4 का बी। इस तरीका से आप देखें तो 1 का आपको डी मिला, 2 का आपको सी मिला, 3 का आपको ए मिला, 4 का आपको डी मिला। अब इस ऑप्शन में खोज लीजिए कि 1 का डी कहां कहां है। 1 का डी यहां भी है, 1 का डी यहां भी है, ठीक है। लेकिन 2 का सी कहां कहां है, तो 2 का सी यहां है, यहां तो ए हो गया। 1 का डी, 1 का डी, 2 का सी, 2 का सी, 3 का ए, 3 का ए, 4 का बी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी प्राथमिक स्तर के, किस स्तर के, प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं, अधिगम मतलब सीखना, सीखने वाले विद्यार्थी छात्रों
के दिक् स्थान, दिक् मतलब दिशा स्थान, संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। कहता है संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। देखिए संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जगह शून्य लेते हैं और बराबर माप का दोनों तरफ स्थान लेते हैं। इधर जाता है आपको पॉजिटिव वाला 1 2 3 4, माफ कीजिए 1 मिनट ऑटो कट हो गया है। तो हम बता रहे थे कि संख्या रेखा पर कहीं पर एक जगह शून्य लेते हैं, दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर लेते हैं, अनंत इधर नेगेटिव लेते हैं। ये बीच का स्थान जो है ना हर जगह बराबर होता है। तो इससे बच्चों को दाहिने और बाएं, शून्य से दाहिने बाएं और बराबर स्थान का ज्ञान होगा। ठीक है। और कहता है एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी मापना। तो मानचित्र से दो शहरों के बीच की दूरी मापना मेरे समझ से प्राथमिक क्लास के बच्चों के लिए ये ज्यादा टफ है ना। ये जो है मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी मापना, ये प्राथमिक स्तर से बाहर है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कठिनाई बच्चों को होगा। ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना, रटन प्रणाली को तो लगभग बढ़ावा देना ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला बचता है कि उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। यहां कहता है कि बच्चा को यह बोला जाए कि आप अपने घरों के कक्षों, यानी कि घर में जितने भी रूम है उनके जो जितना बड़ा आकार में है या उनकी स्थिति का कैसा है ना। मान लीजिए ये आपका हॉल है, इसके बगल में आपका एक घर है, इसके किधर अब आपको और सब भवन है ना। तो जो जिस आकार का है उसी आकार में और उसी स्थिति में जब हम इसको बोलेंगे कि तुम अपने घर का मानचित्र बनाओ, है ना, कितने दूर पर कौन सा गेट है, किधर कौन सा घर है, पूर्व कौन सा घर है, पश्चिम कौन सा घर है, रास्ता किधर है, इन सारी बातों को जब वो बच्चा दर्शाएंगे, ठीक है ना, तो हम समझेंगे कि उनका प्राथमिक स्तर पर जो है दिक् स्थान यानी दिशा का स्थान जो है, दिशा आकार स्थिति का स्थान जो है उसका सही सही उनको अवलोकन या फिर उसको जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकन करना, एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को पुनः स्मरण करना या याद करना। ठीक है। तो इनको तो हम बताएं, इसमें जो है सो आपका बराबर और दाएं बाएं का ज्ञान होगा। सिर्फ इसमें दो बच्चों को दो शहरों के बीच की दूरी, वो भी मानचित्र से टफ लगता है, मेरे साथ प्राथमिक स्तर से बाहर का है। ज्यामितीय आकृतियों को रटन प्रणाली को बंदी करना है। तो विभिन्न तरीका से हर दृष्टिकोण से देखते हुए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यदि वो अपने घर का स्थिति और आकार के अनुसार सही सही मानचित्र बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि उसका दिक् स्थान संबंधित विकास डेवलप हो रहा है। आज क्लास यहीं तक, यहाँ तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।